देखिए भाई, बिस्मार्क ने रक्त व लोहे की नीति से जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से किया? तो नई जर्मनी का निर्माण रक्त व लोहे की नीति के द्वारा किया गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? रक्त व लोहे की नीति को दो बिंदुओं को इंगित करती है। एक तो जर्मनी को आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में बनाना, और जर्मनी को आर्थिक व सैन्य शक्ति के रूप में बनाना। बिस्मार्क ने अपने राजनीतिक और राजनयिक जो कौशल हैं उसको लागू करके इसे हासिल किया। राजनीतिक जो कौशल है उसको क्या किया? उसने लागू किया और हासिल किया। क्या किया? सफलता अर्जित की। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे तीसरा पॉइंट है वो देखिए, बिस्मार्क ने कराधान प्रणाली में सुधार किया। तीसरा जो पॉइंट है, बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने कराधान प्रणाली का क्या किया? इसमें सुधार किया। कराधान प्रणाली यानी कर वसूल करने की जो प्रणाली है इसमें क्या किया? सुधार किया। इसने किया बिस्मार्क ने। और एशिया की जो अर्थव्यवस्था है उस एशिया की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को मजबूत किया। एशिया की अर्थव्यवस्था व उद्योगों को क्या किया? विकसित किया। मतलब उसमें तकनीकी जो सुधार है वो करवाया। किसने करवाया? बिस्मार्क ने। वहां पे एशिया की जो अर्थव्यवस्था और उद्योगों की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको विकसित कराया। इसके अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सेना का क्या किया इसने? सेना का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब आधुनिक जो तकनीक है उसका समावेश अपनी सेना में कराया। सेना को जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें उन्हें क्या की गई? मुहैया करवाई गई। उन्होंने विपक्ष को अलग अलग किया, विधायी वर्गों के बिना कर एकत्रित किए और पर्शिया सेना को पुनर्गठित और मजबूत करने के कार्यक्रमों पर कार्य किया। के बाद में चौथा जो पॉइंट है वो देखते हैं यहाँ पे, 1864 में एशिया ने डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ा। 1864 में 1864 में एशिया ने किसके साथ? डेनमार्क। डेनमार्क के साथ युद्ध किया और तो डचीज स्लेशिंग और होलिस्टिन का अधिग्रहण किया। तो डचीज दो डच क्षेत्रों पर अधिकार किया। ऐसे करो, दो डच क्षेत्रों पर अधिकार। 1866 में पर्शिया ने 1866 में ऑस्ट्रिया ने पर्शिया को 1866 में पर्शिया ने ऑस्ट्रिया को पर्शिया ने ऑस्ट्रिया को मास्टर है। तब 1866 में क्या किया? पर्शिया ने ऑस्ट्रिया को, और ऑस्ट्रिया को साडो ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध में हराया। साडो ऑस्ट्रिया पर्शिया
युद्ध में हराया। ठीक है, पर्शिया ने ऑस्ट्रिया को साडो ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध में हराया। और उत्तर जर्मन संघ, क्या किया? उत्तर जर्मन संघ, उत्तर जर्मन संघ का निर्माण किया। उत्तर जर्मन संघ का निर्माण। अंत में पर्शिया ने 1870 में सेडान की लड़ाई में फ्रांस को हरा दिया। अंत में पर्शिया ने क्या किया था? अंत में 1870 में पर्शिया ने क्या किया? अंत में 1870 में सेडान की लड़ाई में पर्शिया ने सेडान की लड़ाई में किसको हराया? फ्रांस को हराया। दक्षिण और उत्तरी जर्मन एकजुट हो गए। दक्षिण और उत्तरी जर्मनी, दक्षिण और उत्तरी जर्मनी क्या हो गई? एकजुट हो गई। दक्षिणी जर्मनी और उत्तरी जर्मनी दोनों क्या हो गई? एकजुट हो गई। इस प्रकार एक संयुक्त जर्मन का 21 फरवरी 1871 को 21 फरवरी 1871 को एक संयुक्त जर्मन का 21 फरवरी 1871 को इसका निर्माण किया गया। यह आपके बिस्मार्क की लोहे रक्त व लोहे की नीति से जर्मन का निर्माण करवाया कि नई जर्मनी और उसका निर्माण रक्त व लोहे की नीति के द्वारा करवाया गया। रक्त व लोहे की नीति जो दो बिंदुओं को इंगित करती है, जर्मन को आर्थिक व सैन्य शक्ति के रूप में बनाना, राजनीतिक जो है राजनीतिक कौशल उसमें लागू किया, उसमें सफलता प्राप्त की। बिस्मार्क ने कराधान प्रणाली का सुधार किया। एशिया की अर्थव्यवस्था उद्योगों को क्या किया गया? विकसित किया गया। सेना का आधुनिकीकरण किया गया। चौथा पॉइंट है 1864 में एशिया ने डेनमार्क पर्शिया ने ऑस्ट्रिया को साडो ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध में हराया था। तो डच क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया। उत्तर जर्मन संघ का निर्माण किया। 1857 में पर्शिया ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को हराया और दक्षिण और उत्तरी जर्मनी एकजुट हो गई। 21 फरवरी 1871 को एकजुट होने के बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसके बाद देखिए आप उपभोक्ता से जुड़े हुए हेलो क्वेश्चन है, वो देखें जरा। उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए उपाय। उपभोक्ता निवारण के उपाय 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। जिला स्तर पे होते हैं, राज्य स्तर पे होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। तो की क्या होती है? एक सीमा होती है। उस सीमा के अंतर्गत ही जिला स्तर पे के विवाद सुलझाए जाते हैं और राज्य स्तर पर सुलझाए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाए जाते हैं। इनकी क्या होती है? रुपयों की या आर्थिक जो सीमा होती है उस सीमा के अंतर्गत ही ये किए जाते हैं। ये जो फैसले हैं वो सुनाए जाते हैं या रखे जाते हैं। तो देखिए जरा, पहले तो अपने उपभोक्ता कहते हैं किसको है?
और उपभोक्ता या कौन होता है जो वस्तु या सेवा का मूल्य अदा करके या भुगतान करके जो वस्तु प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है तो क्या कहलाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता अधिनियम है 1986 उपभोक्ता अधिनियम 1986 क्या है। अक्सर कई बार पूछा जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, तो इसके बारे में देखते जरा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। उपभोक्ताओं के अधिकार के उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का शोषण ना हो उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। प्रतिवर्ष से अपन 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्योंकि ये इस दिन क्या हुआ था 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। सिर्फ 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस। कई बार आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? क्यों 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, इसलिए हम प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अब ये जो अधिनियम है इसमें 3 स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता 3 स्तरों पर उपभोक्ता विवाद 3 स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण। पहला इसमें जिला स्तर, दूसरा इसमें राज्य स्तर, तीसरा इसमें है राष्ट्रीय स्तर। ये जो निवारण है इसका 3 स्तरों पर उपभोक्ता विवाद का निवारण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वस्तु या सेवा का मूल्य तथा नचाने की चाहिए राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम इसकी जो सीमा है वो 20 लाख तक है। ठीक है। और राज्य स्तर में क्या होगा? 20 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक, परंतु 1 करोड़ से कम। 1 करोड़ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब 1 करोड़ से जो ज्यादा का जो राशि है उसका जो स्तर है वो किससे आएगा? तीसरा स्तर जो राष्ट्रीय स्तर है 1 करोड़ से ऊपर।
ये 3 तरह के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिला स्तर पर वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हटाने के लिए जो चाहिए गई जो राशि है वो 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम में मंच में उपभोक्ता अपना वाद विवाद या शिकायत दर्ज करवा सकता है। कहाँ? जिला फोरम में। राशि कितनी होनी चाहिए? 20 लाख तक की होनी चाहिए। अब मान लो कि राशि क्या है उपभोक्ता की 20 लाख से अधिक की है तो वह है ये जो विवाद है वो कहाँ ले जाएगा? राज्य स्तर पर ले जाएगा। और राज्य स्तर पर क्या होगा? ऐसे विवादों का निस्तारण करने के लिए राज्य आयोग में कौन सा आयोग काम करेगा? इसके लिए राज्य आयोग। राज्य आयोग इसमें कार्य करेगा और उसी के स्तर पर वाद विवाद या शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके बाद में तीसरा स्तर का जो न्यायालय उपभोक्ता विवाद निवारण का न्यायालय होता है वो होता है राष्ट्रीय स्तर का। राष्ट्रीय स्तर में क्या होता है? 1 करोड़ से ऊपर की जो धनराशि होती है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर 1 करोड़ से अधिक के जो मामले हैं उसका उपभोक्ता द्वारा अपना वाद विवाद राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण में अपना विवाद दर्ज करवा संरक्षण आयोग में अपना विवाद दर्ज करवा सकता है। ये 3 स्तर पर उपभोक्ता का निवारण किया जाता है। उपभोक्ता का जो शोषण है वो किस कारण से होता है? उपभोक्ता शोषण उसके क्या क्या कारण है? जब व्यक्ति वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाकर के भुगतान प्राप्त करता है या उसे किसी भाड़े पे लेता है या उसका क्रय करता है तो क्रेता मूल्य के अनुसार सेवा या लाभ की सुविधा उसे प्राप्त नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। मान लीजिए कि आप बाजार से कुछ कपड़ा खरीद करके लेके आए और कपड़ा क्या हो गया? अंदर से कटा हुआ है या कम कपड़ा उसने दिया है तो इस प्रकार से उपभोक्ता क्या हो जाएगा? शोषण का शिकार हो जाएगा। अब ये शोषण किस किस प्रकार से हो सकता है कि वस्तु की जो सेवा है या उसकी गुणवत्ता है या उसकी मात्रा है। देखो वस्तु की सेवा की गुणवत्ता यानी बताइए कुछ चीज अच्छी चीज और देती हल्की क्वालिटी की चीज तो उसकी गुणवत्ता में क्या जाती है? कमी आ जाती है तो वहां पे उपभोक्ता क्या हो जाता है? उसका शोषण होता है। या फिर दूसरी बात अगर कहां पे आपने चीनी 5 किलो ली है अगर किले ने क्या दी है 4 किलो 800 ग्राम की है तो वहां पे मात्रा 200 ग्राम की कम है तो आप क्या हो गया? आपका शोषण हुआ। इसके अलावा शुद्धता और मानक जो चिन्ह है वो उसके ऊपर लिखे हुए आते हैं। खास तौर से आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर का एक चित्र ऐसे निशान आता है खाने पीने की जो वस्तुएं होती है उसमें ये ग्रीन निशान आता है तो ये शुद्धता का प्रतीक होता है। और अगर आप तेल या घी खरीद रहे हो तो क्या देखोगे? एक मार्क उसके ऊपर लिखा हुआ आता है। ठीक है, लोहे या स्टील की जो वस्तुएं खरीदते हो तो उसके ऊपर निशान आता है। ISI का निशान आता है तो इससे उसकी शुद्धता का पता चलता है। वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं हो पाता है तो भी व्यक्ति क्या हो जाता है? शोषित हो जाता है। इसके अलावा वस्तुओं से संबंधित लिखित और अलिखित
वस्तुओं के ऊपर है, जैसे आप मान लो कि दूध की थैली या कुछ खाने पीने की चीजें खरीद रहे हो तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चर डेट यानी निर्माण निर्माण की अवधि, उसकी मैन्युफैक्चर डेट देखें उसकी कि वस्तु है दूध की थैली या 2 दिन से ज्यादा की टाइम की रहेगी तो वो खराब हो जाएगी, या फिर खाने पीने की जो चीजें होती है वो 3 महीने की या 6 महीने की अवधि की आती है, तो उससे अधिक अवधि की अगर उसकी मैन्युफैक्चर डेट है तो वो खाने के योग्य नहीं। वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। वस्तुओं की जो पैकिंग है और उसके ऊपर लिखा हुआ है मानक चिन्ह नहीं है तो उसके ऊपर अपन को विश्वास नहीं करना चाहिए। उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना, अपन क्या करते हैं कोई भी वस्तु होती है उसको देखते नहीं है, किसी से एक सामान खरीद करके लाते हैं तो उससे बिल नहीं देते हैं, तो ये क्या है अपन अशिक्षित होने के कारण ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाते। बिल लेते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं अपन, अगला सामने वाला वस्तु क्या देगा, अच्छी क्वालिटी की देगा, हल्की वो चीज नहीं दे सकता क्योंकि आगे उसके लिए परेशानी हो सकती है। क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्य की भुगतान की रसीद कैश बिल क्रय सुविधा प्राप्त नहीं करना, यानी वस्तु जब आपने खरीदी है तो उसका अपन को बिल या लिखित है तो रिकॉर्ड है वो लेना चाहिए, जिससे अगर अक्सर अपन ये नहीं लेते तो सिर्फ या हानिकारक जो वस्तु या सेवा के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, उपभोक्ता लिखित और उचित तरीके से शिकायत नहीं करते हैं। यानी आपके पास कुछ चीजें खराब है या कोई वस्तु खराब आ गई तो आप उसकी उपभोक्ता में शिकायत नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप क्या हो, जागरूक नहीं हो। शिकायत का शीघ्र निर्णय नहीं होना, उपभोक्ताओं का संतुलित नहीं होना। उपभोक्ता क्या होते हैं, संतुलित नहीं हो पाते, इसके कारण भी। इसके बाद में देखिए आप सूचना का अधिकार अधिनियम, ये तो था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। लोकसभा द्वारा ये कानून है वो 15 जून 2005 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? जून 2005। लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून है पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है। कब हो चुका है? लागू कब किया गया इसको? 13 अक्टूबर 2005 को उपभोक्ता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए। क्या क्या अधिकार दिए गए? आपसे पूछा जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम है ये जो कानून है वो 15 जून 2005 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी 13 अक्टूबर 2005 को मंजूरी के बाद ये 13 अक्टूबर 2005 को लागू हो चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विभिन्न नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए। हर नागरिक का ये अधिकार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से वो सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी राज्य सरकार का विभाग
राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कार्यालय से क्या कर सकता है, कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिपोर्ट दे सकता है। दस्तावेज या रिपोर्ट, दस्तावेज या रिपोर्ट क्या कर सकता है, देख सकता है। इसके अलावा प्रतिलिपि भी वो क्या कर सकता है, उसकी ले सकता है, प्रतिलिपि ले सकता है, इसको अपन कहते हैं फोटोस्टेट, वो भी उससे ले सकता है। तीसरा देखें, कामों को भी देख सकेगा। कोई जो काम किए जा रहे सरकारी, उस काम को वो क्या करेगा, देख सकेगा। कामों को देख सकेगा। इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत जो सरकारी कामकाज होते हैं उनको वो देख सकेगा। काम में आने वाली जो सामग्री है उसके नमूने ले सकेगा, सामग्री के नमूने ले सकेगा। ये कहीं घटिया सामग्री तो नहीं लगाई है। इसके बाद में पांचवा जो बात है, कंप्यूटर सीडी या फ्लॉपी में भी सूचना ले सकेगा। ये सूचना को जरूरी नहीं है कि ऐसे देखें, सीडी फ्लॉपी या कंप्यूटर में भी कंप्यूटर में सूचना प्राप्त कर सकता है। कौन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सीधा ऐसे देखे, वो चाहेगी मुझे कंप्यूटर या सीडी में इसकी सूचना दिखाइए, क्या मेरे को चाहिए इसकी सूचना सीडी या कंप्यूटर में, तो उसको देनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत मजदूरी के मस्ट्रोल, लॉग बुक, टेंडर के दस्तावेज, केस बुक, विभाग की योजनाएं आदि की जानकारी लेने का भी अधिकार है। क्या कर सकते हैं, दस्तावेज, केस, लॉग बुक, इनको भी वो क्या कर सकता है, देख सकता है। इसके अंतर्गत सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपके उपभोक्ता से संबंधित कुछ क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे बैंक के बारे में भी कुछ बता देते हैं आपको थोड़ा बहुत। संस्थागत और संस्थागत जानते हो, सेठ साहूकार के द्वारा जो रुपए उधार लिए जाते हैं, आवेश बंद नहीं हुआ, वो रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो सूचना का जो अधिकार है, अधिनियम को अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। इसमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो कार्यालय उससे सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, दस्तावेज या रिपोर्ट को देख सकते हैं या उसकी प्रतिलिपि ले सकते हैं। तीसरा जो बात है वो है, काम को भी अपन देख सकेंगे कि कोई कार्य ढंग से हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी अपन देख सकते हैं। किसके अंतर्गत, सूचना के अधिकार के अंतर्गत। इसके अलावा जो निर्माण कार्य में जो सामग्री दी गई है उसका जो नमूना या सैंपल है उसको भी अपन देख सकेंगे। सीडी, फ्लॉपी या कंप्यूटर में सूचना है
उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं कि हमें सीधी नीति करनी है, हमें तो क्या चाहिए, कंप्यूटर या स्क्रीन चाहिए या फ्लॉपी चाहिए, तो उसमें आपकी सूचना अंकित होनी चाहिए। इसके अलावा दस्तावेज, केस और लॉग बुक इसको भी अपन देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सूचना के अधिकार के अंतर्गत, तो ये जो जानकारियां है वो अपन क्या कर सकते हैं, सूचना के अधिकार के अंतर्गत देख सकते हैं कि आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अभी बताया था मैंने आपको संस्थागत और गैर संस्थागत स्टेट साहूकार द्वारा अपन जो उधार लेते हैं उसे अपन गैर संस्थागत कहते हैं, और बैंक आदि से अपन जो रुपए उधार लेते हैं वो संस्थागत कहलाते हैं, संस्थागत साख। गैर संस्थागत की का उद्देश्य क्या होता है, केवल मात्र लाभ कमाना होता है, और संस्थागत संस्था का क्या उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। संस्थागत क्या करती है, गरीबों की मदद करने का कार्य करती है, जबकि गैर संस्थागत क्या करती है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का कार्य करती है। ये संस्थागत और गैर संस्थागत बैंक के क्या कार्य होते हैं। बैंक क्या करती है, जमाओं को स्वीकार करती है। बैंक क्या करती है, रुपए जो भी बैंक के पास जाता है रुपए पैसे जमा करवाने के लिए, तो बैंक क्या करती है, जमाओं को स्वीकार करती है। और दूसरा जो कार्य है वो है ऋण प्रदान करना। आपको बता देता हूं बैंक के कार्य, बैंक के कार्य पहला इसमें जमाओं को स्वीकार करना, पैसे जमा कराने के लिए लोग आते हैं तो उनको लेन देन का कार्य बैंक करती है। दूसरा होता है ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान बैंक क्या करती है, जरूरतमंद लोगों को उधार देने का कार्य संपादित करती है। तीसरा जो कार्य है वो है लोकल सुविधा, बैंक अपने लोगों को क्या करती है, लोकल सुविधा भी उपलब्ध कराती है, जिससे लोगों के धन व जो जरूरी दस्तावेज हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अन्य कार्य क्या आते हैं, बिल तथा चेक का संग्रहण, बिल व चेक का संग्रहण बैंक क्या करती है, बिल व चेक को इकट्ठा करती है और बीमा की किस्त का नियमित भुगतान करते हैं, रोकड़ की सुविधा प्रदान करके जो मूल्यवान जो वस्तुएं हैं उनकी रक्षा भी करती है। इसके अलावा अनेक जो सांख्यिकी जो सूचनाएं हैं वो भी बैंक उपलब्ध कराती है। ये बैंक से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन आपका आता है कि आधुनिक जो संचार की सुविधाएं हैं उनमें कौन कौन सी आती है। तो पहला आता है आपका सबसे अधिक आप प्रयोग जिसका करते हो वो है आपका इंटरनेट, जनसंचार के साधन। टॉपिक आपका है जनसंचार के साधन।
जनसंचार के साधन। आप बनाएंगे कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंटरनेट, इंटरनेट इसके बारे में। दूसरा होता है मोबाइल, सभी जानते हैं। तीसरा क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका इंटरनेट, मोबाइल। टेलीफोन है, टेलीफोन आजकल उसकी सुविधा बहुत न के बराबर ही है। कुछ विभागों में ये टेलीफोन देखा जा सकता है, बाकी आप लोग के पास आ सकता है। मोबाइल यदि देखने को मिलता है। तो इंटरनेट के बारे में आप देखें जरा। इंटरनेट की जो शुरुआत है वो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969। उस समय सीमित क्षेत्र में ही नेटवर्किंग का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। यानी सूचनाओं का क्षेत्र क्या था? सीमित। सूचनाएं निश्चित स्थान पर ही। आज आप देखते हो कि इंटरनेट की जो सुविधा है काफी विकसित हो चुकी है और आदान प्रदान के लिए होता था। 1972 में ईमेल की 1972 में क्या आया? ईमेल। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसकी सुविधा शुरू हुई। उससे संचार है जो क्षेत्र है उसमें क्रांति सी आ जाती है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनिक मेल के कारण। इलेक्ट्रॉनिक मेल से कोई भी संदेश, सूचना इत्यादि कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है जहां इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। यानी ईमेल के द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी सूचना उसको भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वहां इंटरनेट मौजूद होना चाहिए। ईमेल के द्वारा एक ही संदेश हजारों व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है। और क्या है? इस ईमेल के द्वारा हजारों व्यक्तियों को क्या किया जा सकता है? एक ही समय में संदेश भेजा जा सकता है। हजारों व्यक्तियों को एक ही समय में संदेश भेजा जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसके द्वारा की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या इसको कहा जाता है? तो क्या है? कम खर्चीली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करती है, क्या है? कम खर्चीली है। इसके अलावा इससे क्या होती है? समय की बचत होती है